वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी का। आज हम लोग करंट अफेयर एक साल का देखने वाले हैं। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 को देखते हुए मेरा नाम अमित है और ये पार्ट फर्स्ट है। इसको हम कुछ पार्टों में कवर करेंगे। इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के दृष्टि से और मेंस एग्ज़ाम के दृष्टि से, जिसमें लगभग हर साल 15 से 16 या 20 तक के क्वेश्चन आते हैं। ये रेशियो चेंज होता रहता है, जिसमें आज पार्ट फर्स्ट में हम क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो है, सबसे पहले हम वैश्विक परिदृश्य यानी ग्लोबल सिनारियो देखेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई हैं उसके बारे में, कन्वेंशन जो हुआ है और कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दें। हमारे इस चैनल पर यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी चल रही है सभी सब्जेक्ट की, जिसमें लगभग 5000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 1000 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा सभी क्लासेस के इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन आईएएस पर मिल जाएगा। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और आपको क्लासेस थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल सिनेरियो में, यानी वैश्विक परिदृश्य में। आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है, उसका पार्ट 3 प्रकाशित हुआ है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आईपीसीसी है क्या। आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये फैक्ट कुछ आपको ध्यान रखने हैं। और बात करें आईपीसीसी कैसे बना है, तो आईपीसीसी जो है 1988 में WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनिप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम संयुक्त रूप से जो है इसको स्थापित किया गया था आईपीसीसी को। इसके उद्देश्य की बात करें यानी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका उद्देश्य है सभी स्तरों पर जो है सभी स्तरों पर सरकारों को जो है वैज्ञानिक इन्फॉर्मेशन यानी साइंटिफिक जो है जानकारी देना, जिसका उपयोग वे जलवायु संबंधी नीतियों को तैयार करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आईपीसीसी के बारे में बात करें तो आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। ठीक है, यूएन की एक बॉडी है। इसके अलावा मेंबरशिप की बात करें तो सदस्यों की संख्या 195 है। इसके अलावा इसका मेंबर जो है इंडिया भी है। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें या अदर की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसके तहत जो है जलवायु परिवर्तन के बारे में ज्ञान की स्थिति का आकलन करते हुए एक विशेष रिपोर्ट और कार्यप्रणाली रिपोर्ट तैयार की जाती है, यानी असेसमेंट रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट एंड मेथोलॉजिकल रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और हालांकि आईपीसीसी की बात करें तो आईपीसीसी स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता। ठीक है, डज नॉट इटसेल्फ इंगेज। और इसके अलावा बात करें तो 2007 में आईपीसीसी को संयुक्त रूप से नोबेल पीस प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ आईपीसीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं ये सुर्खियों में क्यों रहा, ये न्यूज़ में क्यों रहा आईपीसीसी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आईपीसीसी ने अपनी जो है 6th असेसमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसका पार्ट 3। और इसका जो शीर्षक भी आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज 2022 और जलवायु परिवर्तन का समन यानी मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है। और इसको छठी आकलन की वर्किंग ग्रुप 3 के द्वारा तैयार किया गया था। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट में जो है कुछ बातें शामिल हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन के समन यानी मिटिगेशन की बात जो है और उसकी संबंधित जो प्रगति है और संकल्पों को अपडेट आकलन प्रदान किया गया था। ठीक है। इसके अलावा इसे विश्व भर में जो है उत्सर्जन के स्रोतों का परीक्षण किया गया था। इसमें उत्सर्जन की कमी और समन संबंधी प्रयासों की प्रगति का उल्लेख है। ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें जो उत्सर्जन संबंधी दीर्घकालिक लक्ष्यों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु संबंधी संकल्पों के प्रभाव का आकलन भी किया गया है। इसके अलावा अदर
जो रिपोर्ट ऑफ AR6 की बात करें तो इसमें जो है वर्किंग ग्रुप फर्स्ट की रिपोर्ट जो है, जो जलवायु परिवर्तन 2021 और भौतिक विज्ञान आधार के शीर्षक से अगस्त 2021 में जो है जारी की गई थी। उसके अलावा बात करें तो रिपोर्ट वर्किंग ग्रुप सेकेंड जो है, ये जो है जलवायु परिवर्तन 2022 के शीर्षक से इसका प्रभाव और अनुकूलन और शुभता यानी वनरेबिलिटी के शीर्षक से फरवरी 2022 में जो है संश्लेषण रिपोर्ट या सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 में जारी की गई थी। अब बात करते हैं, ये देखिए ये IPCC जो है AR6 के अनुरूप जलवायु लक्ष्यों को प्राप्ति हो समन लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं। तो अगर वैश्विक तापमान वृद्धि को जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित करने के लिए क्या क्या करना होगा, तो देखिए वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के चरम को 2025 तक सीमित करना और 2030 में इसके 43% की कमी करना, ये शामिल है। इसके अलावा बात करें तो 2050 के दशक की शुरुआत में वैश्विक निवल शून्य को कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना। इसके अलावा बात करें तो 2030 तक मीथेन के उत्सर्जन में 34% की कमी करना। ये कुछ की फीचर्स हैं, इसको आप ध्यान रखना है कि क्या क्या है। कभी कभी यही ऑप्शन देके पूछ लेता है। अगर बात करें वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए क्या क्या करना है, तो जो ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है उसके जो चरम जो सीमा है 2025 तक जो है सीमित करना और 2030 तक इसके उत्सर्जन को 27% तक कम करना। इसके अलावा बात करें 2070 के दशक की शुरुआत तक वैश्विक निवल शून्य को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लक्ष्य का हासिल करना। ठीक है। और अगर बात करें इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है 2030, 40, 50 के दौरान सभी क्षेत्रों को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन तेजी के साथ महत्वपूर्ण कमी करना जरूरी है। इसके अलावा अगर निवल सूर्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने के बाद नकारात्मक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन के लक्ष्य को ओर बढ़ना होगा। तो ये सब शामिल है, इसने बताया है। अगर बात करें तो की फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिपोर्ट की बात करें, यानी इस रिपोर्ट में कुछ प्रमुख निष्कर्ष और उसके अवलोकन की बात करें तो कुछ पैरामीटर हैं और उसके कुछ की ट्रेंड यानी मुख्य प्रवृत्ति या निष्कर्ष हैं। अगर उत्सर्जन संबंधित या प्रवृत्ति देखें यानी इमिशन ट्रेंड को देखें तो 2010 से 2019 में मानव गतिविधियों से जो टोटल नेट जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वृद्धि 2010 से 2019 के दौरान जारी रही। और वहीं अगर बात करें 1850 से लेकर अब तक की तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, 1850 की जो संचयी यानी संचयी जो वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, संचयी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी बढ़ा है। अगर बात करें 2010 तो 2010 से वैश्विक स्तर पर सभी प्रमुख क्षेत्रों में शुद्ध मानव रहित ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा 2010 से 2019 की बात करें तो इसमें क्या हुआ है, इसमें इस दौरान औसत वार्षिक ग्रीन हाउस गैस पिछले किसी दशक की तुलना में अधिक रहा है। ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर और ट्रेंड से इसके बारे में जो है इसमें दिया गया है। इसके अलावा ये बात की गई है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में क्षेत्रीय स्तर पर योगदान में विभिन्नता के कारण क्या रहे हैं उसके ट्रेंड के बारे में दिया गया है। और वर्तमान नीतियां जो पेरिस जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, यानी इसमें अगर बात करें तो जो क्लाइमेट फाइनेंस है इसके बारे में दिया गया है, यानी वित्त की उपलब्धता जो है 2030 तक जो है वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक सीमित करने के लिए आवश्यक स्तर से 3 से 6 गुना कम है, जो फाइनेंस की बात कर रहा है। तो ये इसके कुछ की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है, इसको आपको देखना हो तो देख लीजिएगा। बाकी जो मैंने पहले बताया करंट इन न्यूज़ में वो आप इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ की फीचर्स भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरा मुद्दा है न्यूज़ में था मीथेन उत्सर्जन। ये क्यों न्यूज़ में था, तो हाल ही में CCAC यानी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन और यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट जो है 2023 बेसलाइन रिपोर्ट जारी की है। ठीक है। तो बात करें इसके बारे में अन्य कुछ तथ्यों की, तो
इसे जो है यूएनएफसीसी के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन यानी COP27 सम्मेलन में जलवायु एवं स्वच्छ वायु पर मंत्रिस्तरीय बैठक में यह रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यह रिपोर्ट आगामी दशक में मीथेन उत्सर्जन के अनुमान और वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता के लक्ष्य के प्रभाव को जांच करती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो कुछ की फाइंडिंग यानी मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो वायुमंडल में मीथेन की मात्रा जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था यानी पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 260% जो है अधिक रही है। और दूसरे की बात करें तो मानव द्वारा संचालित यानी ह्यूमन ड्रिवन मीथेन जो है इमिशन की बात करें तो वर्तमान नेट वार्मिंग का लगभग 45% जो है ये जिम्मेदार है। इसके अलावा 2021 में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये कुछ इसके की फीचर्स हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको बता रहा हूँ क्या ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है मीथेन उत्सर्जन के स्रोत कहाँ से है। तो जैसे मीथेन उत्सर्जन के स्रोत की बात करें तो मीथेन उत्सर्जन अधिकांश वृद्धि के लिए जैविक प्रक्रियाएं यानी बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं उत्तरदायी हैं। ठीक है, ना कि जीवाश्म ईंधन और खनन। ठीक है, ना कि जीवाश्म ईंधन और खनन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मीथेन निकलता है वो किससे निकलता है, आर्द्र भूमि से यानी वेटलैंड से। उसके बाद किससे निकलता है, जीवाश्म ईंधन खनन से, पशुधन से। इसके अलावा लैंडफिल कृषि संबंधी अवशिष्ट से और प्राकृतिक भू वैज्ञानिक जो है सीड्स से। और इसके अलावा धान की खेती से, पादप पदार्थों के दहन से यानी बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर के। इसके अलावा दीमक और वन्य जीव से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किससे ज़्यादा मीथेन उत्सर्जित होता है। और इसके ध्यान रखना है कि मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा कारण जो है बायोलॉजिकल यानी जैविक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, और ये जो डाटा दिया गया है इसको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा मीथेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यह एक रंगहीन जो है कलरलेस और गंधहीन गैस है और यह प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है। ठीक है, और ये जो है प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो इसका वायुमंडलीय जीवन काल जो है तो 20 साल यानी कार्बन डाइऑक्साइड से कम। और ग्लोबल वार्मिंग दक्षता यानी पोटेंशियल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना इसका अधिक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीन हाउस गैस में। और रिस्पॉन्सिबल फॉर की बात करें, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में ये 25% से अधिक जिम्मेदारी निभाता है। और इसके अलावा बात करें क्षोभ मंडल में ओजोन के निर्माण में लगभग आधी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। भारत दुनिया का शीर्ष 5 मीथेन उत्सर्जक देशों में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ उससे संबंधित न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज यानी जीएमपी के बारे में बात कर ले तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जीएमपी से जुड़ा। ठीक है, और इसे मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने हेतु कार्रवाई करने की गति लाने के लिए 2021 में COP26 में शुरू किया गया था। और बात करें तो इसका सदस्य जो है इंडिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका नेतृत्व की बात करें तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन कर रहा है। उद्देश्य की बात करें, एम की बात करें तो इसका लक्ष्य जो है 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को 2020 के स्तर तक कम करके 30% से कम करना है। ठीक है, मेंबरशिप की बात करें तो मेंबरशिप में इसमें 100 से अधिक देशों के भागीदार हैं। वे मानव जनित वैश्विक मीथेन के उत्सर्जन को 45% के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा बात करें तो भारत जो है इसका हस्ताक्षर करता नहीं है, ये तो मैंने बात बता ही दी। अब बात कर देंगे ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर यानी जीईएम। तो जीईएम के अनुसार जो है दुनिया ऊर्जा क्षेत्र के द्वारा उत्सर्जित मीथेन के लगभग आधे हिस्से के लिए 30% जो है फॉसिल फ्यूल जो है कंपनियां उत्तरदायी हैं। और यह एक जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका उद्देश्य की बात करें तो ये क्या करता है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए विश्वव्यापी आंदोलन के लिए समर्थन, जानकारी इकट्ठा करना और उसे साझा करना है। अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला यानी इंटरनेशनल मीथेन इमिशन
ऑब्जर्वेटरी यानी IMEO, इसके बारे में बात करें तो ये जो है एक रिपोर्ट के अनुसार अल्प अवधि में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मीथेन उत्सर्जन में कटौती से प्रभावी तरीका है। यह 2021 में बात करें तो 2021 में क्या हुआ था, 2021 में यूरोपीय आयोग के समर्थन से यूनेप द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं, तो इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के क्षेत्र के शुरू हुए मीथेन उत्सर्जन में कटौती को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब बात करते हैं नासा अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन मिशन। इसके बारे में बात करें तो नासा के अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन ने मीथेन सुपर एमिटर्स की पहचान की है। ठीक है, तो इसने जो है सुपर एमिटर्स की पहचान की है। और इसके अलावा बात करें जो EMIT मिशन है, ये जो है मध्य एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में मीथेन के 50 से अधिक सुपर एमिटर्स की पहचान के लिए मदद करेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें सुपर एमिटर्स की, तो सुपर एमिटर्स ऐसे केंद्र उपकरण अन्य अवसंरचना है जिनकी मीथेन उत्सर्जन की दर बहुत अधिक होती है, और सुपर एमिटर्स आमतौर पर जीवाश्म ईंधन अवशिष्ट और कृषकों से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो तीसरा न्यूज़ में था यानी करंट अफेयर में ओशियन एसिडिफिकेशन एंड आर्कटिक आइस, यानी महासागरीय अम्लीयता और आर्कटिक हिम के बारे में सुर्खियों में था। क्यों न्यूज़ में था, तो शोधकर्ताओं के एक दल ने जो है आर्कटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र के बदलते रासायनिक संगठन पर चिंता व्यक्त की है। ठीक है, यानी चेंजिंग केमिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न रीजन ऑफ आर्कटिक ओशियन, एसिडिक लेवल इंक्रीज हो रहा है और वो 3 और 4 टाइम फास्टर इंक्रीज हो रहा है, इसके बारे में चिंता व्यक्त की है। अब बात करते हैं ओशनिक एसिडिफिकेशन यानी महासागर के अम्लीकरण के बारे में। तो महासागर के अम्लीकरण से तात्पर्य है उसके दीर्घ अवधि में समुद्र के पीएच मान में कमी से है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, पीएच मान के क्या है, कमी से है, रिडक्शन इन पीएच मान। और उसके अगर बात करें तो मुख्य कारण की बात करें तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण से ये होता है। और उसके इम्पैक्ट की बात करें तो इससे क्या होता है, तो इसमें जो है महासागरीय अम्लीकरण से संभावित दुष्परिणाम की बात करें तो एक स्वस्थ महासागरीय और आश्रित समुद्री जीव, विशेषकर अगर सीप और कोरल जैसे जीव की बात करें और पादप अन्य जीवों की बात करें तो विविध आबादी के लिए ये घातक समस्याएं पैदा कर सकता है। ठीक है, अब बात करें कि इससे रिलेटेड अन्य जो है तथ्य की बात करें तो ग्लोबल ओशन एसिडिफिकेशन ऑब्जर्विंग नेटवर्क यानी गोवा ऑन के संदर्भ में जो है कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो यह एक जो है सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। ठीक है, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और इसके उद्देश्य की बात करें तो नदी, मुहाना और खुले समुद्र के वातावरण, महासागर के अम्लीकरण के कारकों का पता लगाना और समझना। इसके अलावा बात करें तो महासागर के अम्लीकरण, समुद्री इकोसिस्टम पर प्रभाव को समझना और मॉडलिंग अध्ययनों को अनुकूलित करने के लिए जानकारी उपलब्ध करना। तो ये कुछ इसके अन्य फैक्ट थे। अब बात करें आर्कटिक रीजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह पृथ्वी और उत्तरी ध्रुव के पास फैला एक जो है जियोग्राफिकल एरिया है, नॉर्थ पोल के पास। जनरली ये जो है आर्कटिक सर्किल के रूप में क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, शामिल किया जाता है। आर्कटिक जो सर्किल या भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री जो है नॉर्थ अक्षांश पर एक रेखा है। अब बात करेंगे इसका हमारे आर्कटिक रीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पिघल रही है। ठीक है, और इससे आर्थिक दोहन के लिए अधिक अनुकूल बन रहा है। यह क्षेत्र तेल, गैस भंडार आदि धातु के खनिजों के लिए क्या है, समृद्ध है। ठीक है, बर्फ पिघलेगी तो वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता खुलेगा, वहाँ पर एक्सप्लोरेशन होगा, तो उसको आर्थिक दोहन होगा। इसके अलावा बात करें तो
जो उत्तरी समुद्री मार्ग के लिए एक नए व्यापारिक मार्ग के रूप में खोले की संभावना बढ़ रही है। इसके अलावा ये विश्व की महासागरीय धाराओं के प्रसंचरण में मदद करता है। इसके अलावा बात करें तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है। अगर बात करें तो आर्कटिक में भारत ने 2007 में आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया था, ठीक है, और इसके तहत कई अभियान चलाए जा चुके हैं अब तक, ठीक है, और भारत आर्कटिक परिषद के पर्यवेक्षकों में शामिल है। और इसी के साथ भारतीय आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री जो है वो नॉर्वे में स्थित है और 2008 में भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये भारत के लिए इम्पोर्टेंस की बात हो गई। तो ये आर्कटिक सर्किल है, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसके अलावा ये कैसे वर्क करता है, हाउ एसिडिफिकेशन की बात कर रहा है, कैसे वर्क करता है, तो मैंने बताया एसिडिफिकेशन का मतलब होता है पीएच मान में कमी, ठीक है, यानी लेट 18 की बात करें तो एसिडिटी रिड्यूस हो गई, यानी कम हो रही है, यानी अम्लता कम हो गई। और वहीं जैसे 2100 तक प्रोजेक्ट किया गया है, सन 2100 तक जो है एसिडिटी में इसके वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, बर्फ पिघलती ही चली जाएगी और इससे जो है क्या होगा, यहाँ पर कम छोटे समुद्री जो है जीव बचे रहेंगे। और इस 1800 के दशक की बात करें तो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में श्वास प्रवालभित मोलस्क, घोंघे, अन्य समुद्री जो है कैलिपर्स पाए जाते थे, तो इससे ये प्रभावित हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की या आर्कटिक प्रवर्धन की, जो एक ग्लोबल वार्मिंग की जो है कार्य सिस्टम है। तो ये इससे क्या होता है, जब पृथ्वी की सतह पर वायु का तापमान में वृद्धि होता है तो क्या करता है, वहाँ पर समुद्री हिमावल और बर्फ का पिघलना जारी रहता है। इससे महासागरों की तीव्र जैविक गतिविधियाँ और कम परावर्तन, अधिक अवशोषण होता है, ऊपरी महासागरीय सतह गर्म होने लगती है, अधिक ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये कुछ साइकिल चलता रहता है, इसके बारे में बताया गया है। अगर बात करें आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की बात करें तो इसके कुछ 4 गुना तेजी से जो है आर्कटिक प्रवर्धन के कारण आर्कटिक शेष दुनिया की तुलना में 4 गुना तेजी से जो है आर्कटिक क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। और आर्कटिक पर निम्न अक्षांश के सापेक्ष सतह के निकट वायु के तापमान में वृद्धि को आर्कटिक प्रवर्धन कहा जाता है, यानी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। और वैश्विक तापमान, आइस एल्पिडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, जलवाष्प फीडबैक, ओशियन हीट ट्रांसपोर्ट के प्रवर्धन के लिए प्राथमिक कारण है, ठीक है। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो इस क्षेत्र में जीवों के विशेष रूप से पोलर बियर, व्हेल, सील को प्रभावित करता है। इससे नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं और यह प्राकृतिक संसाधनों और अधिक दोहन को सुगम बनाए रखेगा। अब बात करते हैं ज़ोंबी आइस की। तो हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ग्रीनलैंड में तेजी से पिघलने वाली ज़ोंबी बर्फ चादर अंतर वैश्विक समुद्री जलस्तर में कम से कम जो है 10 इंच जो है बढ़ा देगी, ठीक है। इसके अलावा ज़ोंबी यानी मृत बर्फ जो होती है, ज़ोंबी बर्फ जो है वो ऐसी बर्फ है जो अभी भी बर्फ के ग्लेशियर के रूप में क्या है, जुड़ी हुई है, लेकिन अब उन पेड़ों और उन बड़े ग्लेशियरों द्वारा इसे बर्फ प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आर्कटिक रिपोर्ट 2022 की बात करें तो इसमें जो है कौन जारी करता है, इसे जो है यूएस नेशनल ओशनिक एंड इसे कौन, यूएस नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA एनुअली रूप से जो है 2006 से जो है जारी कर रहा है प्रतिवर्ष। और यहाँ पर जो है एक विशेषज्ञ समूह जो है पीयर रिव्यू के अध्ययन पर आधारित ये रिपोर्ट होती है। यह आर्कटिक पर जो है नवीनतम पर्यावरणीय जानकारियाँ प्रदान करता है। अगर बात करें कि हाईलाइट की इस रिपोर्ट की, तो पृथ्वी के अन्य हिस्से को तुलना में आर्कटिक 2 गुना से भी ज़्यादा गर्म हो रहा है। अगर वहीं चुकची सागर की बात करें
तो चुक्ची सी की इसमें ठंडे सतही जल और उत्तरी पवनों के कारण गर्मियों में समुद्री बर्फ लगातार जो है जम रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और कन्वेक्शन एंड इनिशिएटिव के रूप में जो है पहला न्यूज की बात करें तो COP27 सम्मेलन हुआ था, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन हुआ था। ये क्यों न्यूज में है? अभी हाल ही में जो है UNFCCC के पक्षकारों का 27वां जो है COP27 सम्मेलन कहाँ हुआ है? मिस्र के जो है शर्म अल शेख में जो है संपन्न हुआ। ठीक है। और वहीं COP26 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? ग्लासगो 2021 में, जो ग्लासगो व जलवायु समझौता के रूप में सामने आया था। इस दौरान क्या हुआ था? इस दौरान जो है जीवाश्म ईंधन के खिलाफ कार्रवाई को स्पष्ट रूप से लक्षित करने के लिए अब तक का पहला कॉप निर्णय लिया गया था। इसे ठीक है, इसे अनअपडेट कोल और कुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आह्वान किया गया था इसमें जो है COP26 में। और इसके अलावा बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों को अंतिम रूप दिया गया था। इसमें और क्या हुआ था? अनुकूलन संबंधी यानी एडाप्टेशन संबंधी वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने पर शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। ठीक है। और वहीं बात करें COP26 के बाद जो है COP26 के बाद बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसमें संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जैसे ग्लोबल स्टॉक पर पहली तकनीकी वार्ता जो है, इसके अलावा अनुकूलन संबंधी वैश्विक लक्ष्य के लिए ड्राफ्ट आदि जो है पर चर्चा की गई थी। अब ये जो चार्ट देख रहे हैं तो मिस्र में जो है मिस्र की अध्यक्षता में COP27 निर्धारित के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यानी सबसे पहले बात करें तो विकासशील देशों के लिए जलवायु फाइनेंस यानी फाइनेंस जुटाना, उपलब्ध कराना। इसके अलावा जो भी प्रतिबद्धताओं और संकल्पों से पीछे हटने से बचना। इसके अलावा बात करें कम उत्सर्जन, जलवायु अनुकूलन, विकास आधार पर एक प्रतिबंधित और जस्ट ट्रांजिशन सुनिश्चित करना। और इसके अलावा बात करें तो इसमें बात की गई थी हानि और क्षति के लिए स्पष्ट समर्थन कार्रवाई करना। और इसके अलावा बात करें तो केवल संकल्प के बजाय बड़े पैमाने पर समयबद्ध कार्यान्वयन को अपनाना। इसके अलावा परिवर्तनकारी अनुकूलन एजेंडे को अपनाना। ये सब बातें शामिल थी। अब थोड़ी सी चर्चा कर लें COP27 के बारे में। तो अगर इसके सिग्निफिकेंस या महत्व की बात करें तो इस बार क्या हुआ था? इस बार सम्मेलन का उद्देश्य था COP26 सहित पिछले जितने भी सम्मेलन की सफलताओं के आधार बनाते हुए आगे बढ़ना। साथ ही जो हानि और क्षति यानी लॉस एंड डैमेज की बात करें तो लॉस एंड डैमेज पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिटिगेशन, ठीक है, इस मिटिगेशन, एडाप्टेशन और क्लाइमेट फाइनेंस पर जो है उच्च महत्वाकांक्षा का मार्ग प्रशस्त करना भी इसका उद्देश्य था। इस सम्मेलन के साथ जो है क्योटो प्रोटोकॉल यानी CMP70 के जो है पक्षकारों के सभा के रूप में कार्य करने वाले जो 17वें सत्र यानी CMP70 की बात करें, और पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था पक्षकारों की सभा के रूप में कार्य करने वाले पक्षकार के चौथे सत्र यानी CMP4 की सब बैठकें हुई थी। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख क्रियान्वयन की योजना के विमोचन के साथ जो है संपन्न हुआ था। अब क्या निकले थे की आउटकम के बारे में, मतलब COP27 जो सम्मेलन हुआ था उसके आउटकम क्या निकले थे वो यहाँ दी गई है। जो एरिया क्लाइमेट टारगेट क्या, मिटिगेशन के लिए क्या, एडाप्टेशन फाइनेंस के लिए, लॉस एंड डैमेज के लिए, एनर्जी के लिए क्या है, तो इसके बारे में आप लोग जो है PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अभी जो चर्चा इंपॉर्टेंट है उसको कर लेते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं, अगर बात करें उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुए
यानी ब्रेक थ्रू एजेंडा की प्राथमिकताएं निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ब्रेक थ्रू एजेंडा के हस्ताक्षरकर्ता ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी को किफ़ायती और अधिक स्वच्छ बनाने की सहायता करने के लिए प्राथमिकता कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की थी। इसकी घोषणा जो है COP 28 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान जो है की जाएगी। ठीक है, अगर बात करें तो इसका मेंबर जो है भारत है। अगर बात करें अबाउट यानी फर्स्ट मूवर कोलिएशन की बात करें तो इसे जो है यूएसए और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने COP 26 में लॉन्च किया था। हाल ही में भारत फर्स्ट मूवर कोलिएशन स्टीयरिंग बोर्ड में शामिल हुआ। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट मूवर कोलिएशन एक वैश्विक पहल है। यह उन 7 औद्योगिक क्षेत्रों का विकार्बनीकरण करने के लिए कंपनियों के क्रय शक्ति का उपयोग करती है जिनका उत्सर्जन कम करने में कठिनाई आ जाती है। इसमें जो है एल्युमिनियम और विमानन यानी एविएशन, रसायन, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील, ट्रक शामिल है। वे वर्तमान ग्लोबल उत्सर्जन के 30% के लिए जिम्मेदार हैं। और इसके अलावा बात करें तो यह शून्य कार्बन प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण पर लक्षित है। साथ ही यह नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो है ये केंद्रित है। ठीक है, बाकी डिटेल आपको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा कर दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के लक्ष्य के बारे में बात करें तो ये जो है इसका लक्ष्य था नागरिकों के लिए जो है जस्ट ट्रांजिशन प्रदान करना, विकार्बनीकरण के प्रयासों को फाइनेंस के लिए एक निजी क्षेत्र के पूंजी का इस्तेमाल करना, कोयले से संचालित जो विद्युत संयंत्रों को जल्द से जल्द बंद करने की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, अब थोड़ा सा इंडोनेशिया के जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 20 बिलियन US$ जुटाने के लिए इंडोनेशिया ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप को प्रस्तुत किया। और यह एक जो है जलवायु वित्त संबंधित समझौता है। इसके तहत क्या शामिल था? इसके तहत जो है जो दाता देश हैं साझेदार देशों को उच्च उत्सर्जन करने वाली अवसंरचना की यथाशीघ्र बंद करने में तेजी लाने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसके अलावा प्रथम जो है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जो है की घोषणा 2021 में साउथ अफ्रीका और इंटरनेशनल पार्टनर्स ग्रुप द्वारा की गई थी। इस समूह में फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट था उसके बारे में हमने बता दिया। अब बात कर लेते हैं UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है। तो इसकी उत्पत्ति जो है 1992 में जब अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ये ब्राज़ील में है, पृथ्वी सम्मेलन में हुई थी। तो 1994 में इसे अपना लिया गया था। तो 1992 में जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में, रियो अर्थ समिट में। और 1994 में इसे अपना लिया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की जो सांद्रता को उस स्तर तक स्थिर करना जो जलवायु सिस्टम के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके। इसे जो है ऐसी समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए ताकि इकोसिस्टम को जलवायु परिवर्तन के लिए एक स्वाभाविक रूप से अनुकूलन होने का पर्याप्त समय मिल सके। ठीक है, इसके अलावा बात करें इसमें क्या है तो यह सुनिश्चित करना कि खाद्य उत्पादन जो है को खतरा नहीं है। और तीसरा उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को अस्थायी रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम करना। तो इसका मेंबर जो है ध्यान रखना है भारत है। सदस्यता जो है इसकी सदस्यता सार्वभौमिक है। इसमें लगभग जो है 198 जो है पार्टीज़ हैं। ठीक है, अन्य इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस कन्वेंशन के तहत प्रमुख समझौते हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे मैकेनिज्म UNFCCC कैसे कार्य करता है।
तो ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी जो पार्टीज़ हैं वो उसकी मीटिंग करा, यानी उसका जो है यह यूएनएफसीसी का शीर्ष निर्माणकारी निकाय है। ठीक है। और इस कन्वेंशन के सभी पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कॉप में होता है। सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है जब तक कॉप द्वारा इससे कोई परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है। इसके अलावा कॉप क्योटो प्रोटोकॉल पक्षकारों के लिए जो है के रूप में भी कार्य करता है। यह जो है क्या करता है, यह क्योटो प्रोटोकॉल कार्यान्वयन की निगरानी करता है और इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों के सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा बात करें क्या करता है, गैर पक्षकार देश भी इस पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं जो कॉप पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्य करता है और यह पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा बात करें तो CMA जो में पेरिस समझौते के सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है, गैर पक्षकार देशों के इसमें पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेता है। तो इसके कुछ की फीचर्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भारत के दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति की, यानी इंडियाज लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, यानी LT लीड्स के बारे में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखिएगा और फुल फॉर्म भी। तो ये चर्चा में क्यों था, हाल ही में भारत ने UNFCC के समय अपनी दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की। ठीक है। तो भारत की अगर बात करें निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति के बारे में, तो इसमें क्या है, तो UNFCC के जो पक्षकार पेरिस समझौते के अनुच्छेद 4.19 के तहत अपनी जो है लॉन्ग टर्म जो ये पॉलिसी है LT लीड्स को तैयार करने और वार्ता करने के लिए सहमत हुए हैं। ग्लासगो में जो COP26 आयोजन के दौरान उन पक्षकारों को COP27 तक अपने LT लीड्स को तैयार करने के आग्रह किया गया था जिन्होंने अभी तक इन्हें तैयार नहीं किया। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर जो है चार्ट दिया गया है भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति, यानी भारत के दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण विचार की बात करें तो संचयी वैश्विक ग्लोबल उत्सर्जन की बात करें, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक योगदान नगण्य है। दूसरा जो है विकास के लिए भारत की ऊर्जा ज़रूरतें काफ़ी अधिक है। तीसरी रणनीति क्या है, भारत के विकास के लिए निम्न कार्बन रणनीतियों आगे बढ़ने में प्रतिबद्ध और राष्ट्रीय इकोसिस्टम यानी राष्ट्रीय जो परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से उनका अनुसरण कर रहा है। चौथी बात करें तो भारत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनने की जरूरत है। ठीक है। अब बात करेंगे, इसे अनुच्छेद 2 का अनुसरण करते हुए तैयार किया गया था। ठीक है। और अलग अलग राष्ट्रों की परिस्थितियों को आलोक में यह साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व संबंधित क्षमताओं, यानी कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करता है। जो बटलैंड रिपोर्ट आई थी उसमें कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट में आई थी। बटलैंड रिपोर्ट के बारे में आपको पता ही होगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद आई थी। ठीक है। यह जो है NDC की तरह जो है यह मैंडेटरी नहीं है और इसका दायरा आमतौर पर NDC की तुलना में व्यापक है। ठीक है। और विकासात्मक लक्ष्यों के साथ साथ निवेश, सरकारी व्यय और आवश्यक स्तरों को भी शामिल किया गया है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म जो निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति के बारे में, तो 2070 तक जो है जो नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा बात करें तो इसमें जो है निम्न कार्बन विकास प्राप्त के लिए 7 प्रमुख जो है बदलावों पर आधारित है। ठीक है। इसके अलावा इसे पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ की दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। तो ये घटक एलिमेंट्स की बात की गई है और जो भारत की वर्तमान करंट पॉलिसी चल रही है उसके बारे में यहाँ पर जो है दिया गया है। इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा PDF से। ठीक है। अगर आपको घटक की बात करें, कुछ आपको चर्चा कर देते हैं।
तो एलिमेंट की बात करें तो विकास गतिविधियों के अनुरूप जो विद्युत सिस्टम निम्न कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की बात करें तो एनडीसी की टारगेट क्या है, 2030 तक 50% गैर जीवाश्म ईंधन प्राप्त करना, ठीक है। और वहीं 2032 तक जो है स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता में 3 गुना वृद्धि करना। तो इस प्रकार अलग अलग टारगेट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो 50 साल हो गए हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के हुए, तो वो न्यूज़ में था, ठीक है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की बात करें तो 1972 में ये सम्मेलन हुआ था, और उसी के 50 वर्ष जो है अपने लक्ष्य पूरे हो गए, उसके उपलक्ष्य में इसका असेसमेंट किया जा रहा है। इसे स्टॉकहोम कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, और यह विश्व की पहली पर्यावरण पर एक गंभीर वैश्विक मुद्दे के रूप में स्वीकार किया गया कन्वेंशन था, ठीक है। अब इसके अन्य संबंधित तथ्य की बात करें, स्टॉकहोम 50 की थीम की बात करें तो सभी के लिए जो है, सभी के लिए समृद्ध, सभी की समृद्धि के लिए एक स्वास्थ्य पृथ्वी, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अवसर, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी, ये थीम थी। अगर स्टॉकहोम 50 के एजेंडा की बात करें तो पृथ्वी की रक्षा के लिए अनुभवों और पहलों को साझा करना, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो है सस्टेनेबल रिकवरी एवं समावेश रिकवरी जो है शामिल है। तो ये कैसे कैसे स्टॉकहोम जो है इवोल्यूशन हुआ, यानी स्टॉकहोम जो सम्मेलन था या कॉन्फ्रेंस थी उसका क्रमिक प्रगति के रूप में जो है ये कैसे कैसे आया, इसके बारे में दिया गया है। तो 1965 में जो है यूएस साइंस एडवाइजरी कमेटी ने वायुमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका को उजागर किया। उसके बाद क्या हुआ, 1967 में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में 2 गुनी वृद्धि से वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसके बाद 1978 में क्या हुआ, 1978 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर चर्चा शुरुआत हुई। इसके बाद 1968 में जो है फिर जो है स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन का प्रस्ताव दिया गया, ठीक है, यानी ये स्वीडन की पहल थी। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, अगर बात करें अबाउट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की, तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहरहाल चर्चा कर लेते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का पहला सम्मेलन है, जैसे हम बता ही चुके हैं। इसके अलावा इसका आयोजन 1972 में किया गया था। इसका उद्देश्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए एक ग्लोबल प्रयासों को एकजुटता करना। इसकी थीम थी वनली वन अर्थ, ठीक है। स्टॉकहोम अगर बात करें, स्टॉकहोम घोषणा पत्र में 26 सिद्धांत और कार्य योजना शामिल की गई थी, और इस घोषणा पत्र को 22 देशों द्वारा जो है अपनाया गया था। इसके 3 आयाम थे। 3 आयामों की बात करें तो देशों के बीच एक दूसरे के पर्यावरण को या अपनाने के अधिकार क्षेत्र के बाहर क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाने पर सहमति। इसके अलावा पृथ्वी के पर्यावरण के खतरों का अध्ययन करने के लिए कार्य योजना का निर्माण करना, और देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए जो है यूनेप नामक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना करना, ठीक है। अब बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम और उसकी सफलता की बात करें, यानी अदर आउटकम सक्सेस एंड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो स्टॉकहोम सम्मेलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थीम पर आधारित था, और स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद जो है 1992 में जो है 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है अर्थ समिट का जो है आयोजन किया गया। कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो में, और वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया। इसके बाद की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे अगर बात करें तो एक आया एहतियाती सिद्धांत, यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात हुई।
तो उसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या हुआ, वियना कन्वेंशन का आयोजन किया गया 1985 में, ठीक है। 1985 में जो है ये किया गया था। यह पहला जो है मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट समझौता था जिसमें एहतियाती उपायों को जो है कोड किया गया था। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत यानी पीपीपी चर्चा में आया। यह प्रदूषण पैदा करने वालों के लिए प्रदूषण संबंध की लागत को वहन करना अनिवार्य करता है। इसमें मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण पर होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक आपको हिंट दिया गया है, क्या आपको पता है कि तात्कालिक भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्टॉकहोम सम्मेलन की उपस्थित में 113 देशों में से एक मात्र सरकार प्रमुख थी, ठीक है। तो एक कुछ आपको इंटरेस्टिंग जानकारी दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें यूनेप के तत्वाधान में, यानी यूनेप के तत्वाधान में जो मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके बारे में जो है चर्चा की गई है, कैसे कैसे ये साइकिल चला था। तो 1971 से जो है ये सब चालू हुआ। तो यूनेप के तत्वाधान में कौन कौन से मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट हुए हैं इसके बारे में चर्चा की गई है। यानी 1971 में सबसे पहले क्या हुआ यूनेप के तत्वाधान में, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसके बाद क्या है 1972 में क्या हुआ, 1972 में जो है कॉन्फ्रेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज हुआ। उसके बाद 1973 में क्या हुआ, 1973 में साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसके बाद हुआ 1973 से 78 में कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। इसके बाद 1979 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन। इसके बाद 1985-87 में जो है वियना कन्वेंशन हुआ ओजोन परत के संरक्षण के लिए और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद 1989 में क्या हुआ, बेसल कन्वेंशन आया जो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट को हैजार्ड जो वेट्स थे और उसके डिस्पोजल के संबंधित आया। उसके बाद 1992 में क्या आया, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आया। ये सब यूनेप के तत्वाधान में यूनेप के अंडर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 1992 में फिर क्या आया, UNFCCC आया। इसके बाद 1994 में क्या आया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैक्ट टू डेजर्टिफिकेशन आया। फिर 1998 में क्या आया, रॉटरडम कन्वेंशन आया, हैजार्ड केमिकल्स इंटरनेशनल। इसके बाद 1998 से यूनाइटेड नेशन और हुस कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू जस्टिस एनवायरनमेंट मैटर्स आया। इसके बाद 2001 में आया स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इसके बाद 2013 में आया मिनमाटा कन्वेंशन जो मर्क्यूरी पर था, पारे पर मिनमाटा कन्वेंशन। अब हम इस पर इतना डिटेल में चर्चा क्यों किए, ये लिखा था आप भी पढ़ सकते थे। इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सा किस पे है, वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है, या अगर बात करें तो मिनमाटा कन्वेंशन किससे संबंधित है, ये सब पूछा जाता है, इसलिए ये चार्ट दिया गया है। बाकी डिस्कस करने का कोई ऐसा वो नहीं था। तो कुछ स्टॉकहोम जो 50 रिकमेंडेशन कुछ दिया गया था, तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ से। अब बढ़ते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो ये सुर्खियों में क्यों था, तो 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया और इसे ओजोन परत संरक्षण के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में विश्व ओजोन दिवस थीम जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता ही होगा, इसे जो है अभी चर्चा की पीछे में 1985 में जो है विश्व भर की सरकारों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन में अपनाया, जिसकी चर्चा पीछे कर चुके हैं। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, कन्वेंशन ऑन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 के तहत सरकारों, वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग को 99% की कटौती के लिए मिलकर कार्य करना। अगर इसके सदस्य की बात करें, मेंबरशिप की बात करें, तो भारत जो है इसका पार्टी है, ये आप सबको ध्यान रखना है। तो
इसमें टोटल 198 जो है सदस्य शामिल हैं, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत शामिल है तो भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 1992 में इसका पक्षकार बना भारत, और भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अनुसूची के अनुसार सभी ओजोन डिप्लीशन पदार्थों को अपने लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। भारत 2021 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली की अपपुष्ट को मंजूरी देती थी। तदनुसार जो है भारत को 2028 तक HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना होगा, और 2047 तक जो है अगर बात करें तो HFC की बात करें उत्सर्जन में कमी 2024-26 के स्तर पर 15% की कटौती करनी होगी। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें, एक सेकंड, किगाली एग्रीमेंट की। तो किगाली एग्रीमेंट की बात करें तो इसे जो है 2016 में अपनाया गया था, और 2019 में जो है लागू किया गया था। इसने 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत में 80% की कमी करने का सुझाव दिया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग की प्रावधान किया गया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनमें ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव पैदा करने की क्षमता अधिक होती है। ये कुछ कीवर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक ये जो दिया है डू यू नो, इसके बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब तक सार्वभौमिक अपपुष्ट प्राप्त करने वाली कुछ एक संधियों में से एक है। ठीक है, अब ओजोन और ओजोन क्षयकारी पदार्थ के बारे में जो है इसमें बात किया गया है। तो ओजोन लेयर कहाँ होती है? ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाने वाली एक ओजोन गैस की परत है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर रक्षा करती है। ओजोन परत का पतला होना सबसे पहले 1985 में देखेंगे, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण हुआ। अब बात करें ओजोन डिप्लीशन की बात करें तो मानव निर्मित रसायन जिनमें ओजोन क्षयकारी पदार्थ अधिक होती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो उदाहरण के लिए इसमें क्या क्या शामिल है? उदाहरण के लिए CFC, हाइलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरीन, मेथेन। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ ज़्यादा हो रहा है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशामक फोन, तो इनमें ज़्यादा हो रहा है। अब इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट आपको पता ही होगा, इम्पैक्ट इसका क्या होता है। ठीक है, अब ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होते हैं ये सब जो है आप PDF से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर की चर्चा कर रहे हैं। अब बात करें तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ की बात करें, ओजोन डिप्लीशन गैस इंडेक्स, इसे कब रिलीज किया गया? इसे जो है इसका जारीकर्ता कौन है? इसका जारीकर्ता नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA। यह सूचकांक 1990 की तुलना में दीर्घकालिक ODS की अधिकतम सांद्रता के सापेक्ष ओजोन क्षयकारी क्लोरीन और ब्रोमीन के समग्र समताप मंडलीय सांद्रता में निगरानी करता है। ओजोन सांद्रता आमतौर पर जो है डॉप्सन यूनिट के माध्यम से मापा जाता है। ठीक है, और मुख्य निष्कर्ष की बात करें यानी की फाइंडिंग की बात करें तो ओवरऑल 2022 में मध्य अक्षांश सप्ताह मंडल में ODS की समग्र सांद्रता 1980 के दशक की बात करें तो 1980 दशक के क्षयकारी गंभीर माने जाने वाले पूर्व स्तर की जैसी है। ठीक है, तो ये कुछ की फीचर्स थे। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन का ओशियन कॉन्फ्रेंस यानी UNOC। ये क्यों न्यूज़ था? हाल ही में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। यह एक जो है राजनीतिक घोषणा पत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यह एक जो है राजनीतिक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है।
इसका उद्देश्य जो है आवर ओशन, शीर्षक की बात करें आवर ओशन आवर फ्यूचर, कॉल फॉर एक्शन। ठीक है, और इसकी बात करें, इसे केन्या और पुर्तगाल दोनों साथ में मेजबानी की थी लिस्बन में। ठीक है, अगर बात करें अबाउट यूएनओसी की यानी यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस की, तो प्रथम यूएनओसी 2017 में न्यूयॉर्क में स्थित जो है संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हुआ था, और इसकी मेजबानी फिजी और स्वीडन ने साथ में की थी। तो अगर कुछ सेकेंड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके निष्कर्ष की बात करें, तो भारत ने तटीय स्वच्छ समुद्री अभियान के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की, और हाल ही में साथ ही भारत के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरे प्रतिबंध लगाने की दिशा में कार्य करने की घोषणा की। इसमें एक भाग के रूप में विश्व के 150 से अधिक देश जो है महासागरीय आपात को दूर करने के लिए विज्ञान आधारित नवाचारी इकाइयों को आगे बढ़ाने हेतु सामूहिक रूप से सहमत व्यक्त की। यह सहमत जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 यानी लाइफ बिलो वाटर के कार्यान्वयन का समर्थन करती है। इसके अलावा बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, और ग्लासगो जलवायु समझौता 2021 को लागू करने में विशेष महत्व पर बल दिया गया। ठीक है, अगर बात करें इसमें भाग लेने वाले देशों की, तो 2030 तक जो है समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के भीतर जो है वैश्विक महासागर में कम से कम 30% जो है भाग संरक्षण या सुरक्षा अन्य संबंधी प्रभावित क्षेत्र संरक्षण उपायों के लिए स्वैच्छिक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। और इसमें बात करें तो यूनेस्को ने इस सम्मेलन में अपनी प्रमुख रिपोर्ट स्टेट ऑफ द ओशन जो है प्रायोगिक संस्करण जारी की थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख प्रतिबद्धताएं हैं जिसको हमने बात की, तो इसके बारे में आप जो है यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज यानी IRMIB। यह क्यों न्यूज़ में था? हाल ही में जो है भारत ने ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज लॉन्च करने की घोषणा की। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं अबाउट IRMIB के बारे में। तो इसे जो है ब्राज़ील, कनाडा, इसके अलावा बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन आयोग के साथ मिलकर जो है इसे तैयार किया गया है। अब इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो मौजूदा बायो रिफाइनरी मूल श्रृंखला में कमियों और चुनौतियों की पहचान करना, और इसके अलावा मिशन का समर्थन करने के लिए 8 प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता देकर, इसके अलावा मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र पथ का मार्गदर्शन करना। अब बात करें मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी के बारे में, तो MIB मिशन इनोवेशन जो है के तहत 7वां मिशन है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके एम की बात करें तो अगले 5 वर्ष के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाना। मेंबर्स की बात करें तो अगर सह नेतृत्व की बात करें तो भारत और नीदरलैंड, और मिशन के कोर सदस्य की बात करें तो ब्राज़ील, कनाडा, मिशन के सहायता समूह की बात करें तो यूरोपियन यूनियन, UK। अब थोड़ा सा इसके गोल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है गोल की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है एकीकृत बायो रिफाइनरी के व्यवसायीकरण में तेजी लाने के लिए नवीनतम संसाधनों को विकसित करना। और टारगेट की बात करें तो 2030 तक 10% जो है जीवाश्म ईंधन रसायन सामग्री के बदले जैव वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके अलावा यह पहल जो है 8 सहयोगी कार्रवाइयों को प्राथमिकता देती है। ये कार्रवाई निम्नलिखित 3 स्तंभों पर जो है आधारित है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का समर्थन करना, पायलट योजनाओं प्रदर्शनों में तेजी लाना, तथा नीति निर्माण की बात करें तो नीति निर्माण बाजार की स्थितियों में सुधार करना।
तो इसमें कुछ मिशन इनोवेशन के बारे में दिया गया है। एक सेकंड। तो इसमें मिशन इनोवेशन के बारे में दिया गया है, तो ये भारत इसका मेंबर है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मिशन इनोवेशन के जो है 7 मिशन है, यानी अर्बन ट्रांजिशन, नेट जीरो इंडस्ट्रीज, मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, इसके अलावा क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रीन पावर्ड फ्यूचर, जीरो एमिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। तो ये 7 जो है मिशन है। भारत इसका जो है संस्थापक जो है फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है। इस मिशन का पहला चरण 2015 के पेरिस समझौते के साथ शुरू हुआ। इसका दूसरा चरण 2.0 2021 में शुरू हुआ। और कुछ इससे रिलेटेड जो है न्यूज़ है, ये आप जो है देख लीजिएगा इसमें। अब बात करते हैं मिशन लाइफ। मिशन लाइफ की पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ये सुर्खी में क्यों था? हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ किया। इस मिशन का शुभारंभ पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है किया गया है। मिशन लाइफ के बारे में बात करें तो इसके उद्देश्य और कार्यान्वयन की बात करें तो मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण की रक्षा संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री ने ग्लासगो के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस के COP26 सम्मेलन में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसके लक्ष्य की बात करें तो 2022 से 2027 के दौरान पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाइयों हेतु कम से कम 1 अरब भारतीयों अन्य वैश्विक नागरिकों को इसमें जोड़ना इसका उद्देश्य है। और इसके अलावा भारत में कम से कम जो है 80% जो है गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक जो है इसमें पर्यावरण अनुकूलन बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मिशन की अवधि की बात करें तो यह एक जो है पंचवर्षीय कार्यक्रम है, 5 ईयर प्रोग्राम है, जिसका पहला चरण जो है 2000 की बात करें 2022 से 23 के तहत जो है इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इसकी इम्प्लीकेशन की बात करें तो नीति आयोग जो है पहले वर्ष में मिशन लाइफ की सहायता और बढ़ावा देगा। ठीक है। इसके बाद की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा कुछ बदलाव के साथ लागू किया जाएगा। विज़न की बात करें तो इसका एक विजन है, एक ऐसी जो है जीवन शैली जो है, एक ऐसी जीवन शैली जो है जीना जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और इसे हानि न पहुंचाए। ऐसी जीवन शैली जीने के लिए लोगों को प्रो प्लैनेट पीपुल कहा गया, यानी P3 प्रो प्लैनेट पीपुल कहा गया। और हाल ही में जो है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस में 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री ने P3 मूवमेंट प्रस्तुत किया था। यह भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धता को क्या करता है, संरेखित करता है। इसके अंतर्गत जो है 7 कैटेगरी के तहत जीवन शैली से संबंधित 75 जो है लाइफ स्टाइल के प्रथाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। तो ये मिशन लाइफ दृष्टिकोण के 3 चरण हैं जिसकी बात की गई है। और प्रत्येक चरण कैसे होगा, लिस्ट ऑफ एक्शन की बात की गई है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM। ये क्यों न्यूज़ में है? हाल ही में भारत ने शर्म अल शेख में आयोजित 27वें COP27 में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध किया। ठीक है, इसको अपोज किया था, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब बात करें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में।
तो यह यूरोपीय संघ द्वारा 2021 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और इसके तहत 2026 से लौह इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम, बिजली और हाइड्रोजन जैसे कार्बन गहन उत्पादों पर जो है क्या कर टैक्स लगाना जाना, यानी टैक्स कार्बन जो है लगाया जाएगा। तो इसके विरोध में जो है अपोज किया गया था COP27 में। इसके एम की बात करें तो इसका उद्देश्य कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए कार्बन मूल्य कंपनियों के अन्यत्र भुगतान की गई कीमतों में अंतर को समाप्त करना, ठीक है। तो यह जो है EU यानी यूरोपियन यूनियन की कार्बन उत्सर्जन व्यापार सिस्टम या इसके घरेलू अनुपालन आधारित कार्बन बाजार में अधीन आने वाली कंपनियों से जो है संबंधित है। इसके अलावा बात करें तो फिट फॉर 55, तो फिट फॉर 55 इन 230 पैकेज का हिस्सा है। इसके तहत जो है यूरोपीय संघ 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में कम से कम 55% की कमी करने की योजना बनाई है। यह कदम यूरोपीय जलवायु कानून के अनुरूप उठाया गया है। अब इसके फंक्शन की बात कर रहे थे, कार्यप्रणाली की बात कर लेते हैं। तो CBAM के तहत यूरोपीय संघ के आयातकों द्वारा कार्बन गहन उत्पादों के आयात पर उक्त उत्पाद कार्बन मूल्य के बराबर कार्बन प्रमाण पत्र खरीदना होगा, ठीक है। इस प्रमाण पत्र का मूल्य यूरोपीय संघ के कार्बन मूल्य का निर्धारण करने वाले नियमों के तहत उस उत्पाद पर उत्पादन करने पर देय भुगतान के बराबर होगा। और यदि किसी देश किसी गैर यूरोपीय संघ के उत्पादक ने उत्पाद वाले देशों में कार्बन उत्सर्जन के लिए पहले से ही भुगतान कर दिया हो तो यूरोपीय संघ से आयातक अपनी जो CABM लाइबिलिटी में भुगतान की कटौती का दावा कर सकते हैं। और इसे जो है CBAM को कार्बन बॉर्डर टैक्स या कार्बन लीकेज इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कुछ टर्म है कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में। और कार्बन लीकेज कुछ शब्दावली है, कभी कभी पूछा जाता है। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स एक प्रकार का कार्बन उत्सर्जन कर है जो जलवायु संबंधी कम कठोर नीतियों वाले देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य आयातित और घरेलू उत्पाद के बीच समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। तो ये कार्बन बॉर्डर टैक्स हो गया। कार्बन लीकेज की बात करें तो ये कंपनियों द्वारा जलवायु संबंधी कम कठोर नीतियों वाले देश से अपनी उत्पादन गतिविधियों को स्थानांतरित करने को कार्बन लीकेज कहा जाता है, ठीक है। अब CBM का इंपॉर्टेंस क्या है ये यहाँ पर दिया गया है। अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है यहाँ समझाया गया है। यानी ऐसे आपूर्तिकर्ता जो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं वो आयात करने के लिए CBAM प्रमाण पत्र लेंगे। फिर उसको क्रेता को जो है CBAM प्राधिकरण या वार्षिक CBAM घोषणा पत्र के द्वारा जो है ये सप्लायर आपूर्तिकर्ता को यूरोपीय संघ से आने वाली वस्तुओं को CBAM पर लागू नहीं होता। तो इसमें जो है अगर बात करें तो ये जो इसमें जो है आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे, स्विट्जरलैंड आने वाले वस्तुएं भी शामिल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये मैकेनिज्म ये काम करता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इसमें इस बहुत पहले से चर्चा में है। इसके बारे में कुछ कीवर्ड हम लोग देख लेते हैं क्यों चर्चा में है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपनी महासभा की बैठक में सोलर फैसिलिटी को मंजूरी प्रदान की है। सोलर फैसिलिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह एक भुगतान गारंटी तंत्र है। इससे सौर परियोजना निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इसे दो वित्तीय घटक हैं इसके। पहला क्या है, सोलर पेमेंट गारंटी फंड, दूसरा सोलर इंश्योरेंस फंड। सोलर पेमेंट गारंटी फंड की बात करें तो इसमें यह कोष भुगतान की आंशिक गारंटी प्रदान करेगा और यह कोष उन भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश में सक्षम करेगा जिन्हें वर्तमान निवेश प्राप्त नहीं है। इसके अलावा सोलर इंश्योरेंस फंड की बात करें तो यह परियोजना राजस्व अर्जित करने से पहले के चरण और सौर विकासकर्ता के लिए बीमा प्रीमियम का बोझ को कम करेगा, ठीक है। अगर उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अफ्रीका में ज़रूरतमंद बाजारों के लिए इन्वेस्टमेंट को जो है प्राइवेट
जो है प्राइवेट यानी निजी पूंजी को आकर्षित करना। और इस महासभा के दौरान भारत और फ्रांस को आईएसए के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया। अब आईएसए के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में, ये तो आपको पता ही होगा। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति एक अंतर सरकारी जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से जो है ये COP21 पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, वहाँ पर ये हुआ था। इसमें इसका उद्देश्य जो है टूवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा जो है निर्देशित है। 2030 तक सौर उत्पादन क्षमता में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश को जुटाना, स्वच्छ ऊर्जा समाधान करके 1000 मिलियन लोगों को ऊर्जा पहुंचाना, 1000 गीगावाट की सोलर एनर्जी कैपेसिटी प्रदान करना। इसमें जो है 92 देश शामिल हैं। बाकी अदर की इंपॉर्टेंस की बात दी गई, आप यहाँ से जो है देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें बात करें तो वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड, इसे आपस में जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के एक वैश्विक सिस्टम के निर्माण के लिए प्रारंभ किया गया था। इसे आईएसए और विश्व बैंक समूह की साझेदारी में शुरू किया गया था। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में दे देंगे, यहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसका ये मेंबर जो है इंडिया है, ठीक है, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी यानी जीईएफ काउंसिल की। यह न्यूज में क्यों है? अभी हाल ही में 22वीं बैठक जो है जीईएफ ट्रस्ट फंड की हुई, यानी अंतिम बैठक इसकी हुई। और इसी के साथ जो है 4 वर्ष का फाइनेंस का चक्र समाप्त हो जाएगा। इसके बाद G8 का चक्र शुरू होगा, यानी ये जो है ये जो G7 है वो आखिरी जो है बैठक है। इसके बाद G7 चक्र समाप्त चालू हो जाएगा। अन्य संबंधित तथ्य की बात करें तो यानी GEF7 जो है, इसके अन्य तथ्य की बात करें तो इसमें यह विश्व के वनों, भूमि, जल, वायु और महासागरों की रक्षा करता है। इसके अलावा जो है यह संकट या हरित शहरों का निर्माण करता है, यह संकट ग्रस्त वन्य जीवों की रक्षा करता है, या समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटता है। ये इसके जो है ये कार्य हैं। और अन्य जो है GEF7 के मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो विश्व के नेताओं ने 2030 तक क्या बात की थी? 2030 तक प्रजातियों से विलुप्त होने वाले घटना का उलट उनकी पुनर्प्राप्ति के लिए प्रकृति के लिए एक संकल्प लिया था। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए जो है वैश्विक स्तर पर जैव विविधता वाले महत्वपूर्ण स्थलों, महासागर के क्षेत्रों की रक्षा करके की जाएगी, ठीक है। 29 दाता देशों ने प्राकृतिक और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए GEF8 पुनर्प्राप्ति अवधि हेतु 5.33 अरब डॉलर का वादा किया। अगर GEF8 की बात करें तो इसकी अवधि जुलाई 2022 से जून 2026 तक है। अब बात कर लेते हैं अबाउट GEF काउंसिल की। तो ये जो है मुख्य शासी निकाय है। और संरचना की बात करें, अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो है सदस्य देशों के निर्वाचन क्षेत्रों से जो है 32 सदस्य जो है शामिल होते हैं। 32 सदस्यों में 14 जो है डेवलप कंट्री के होते हैं, 16 डेवलपिंग कंट्री के होते हैं, 2 जो है ट्रांजिशन से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं के होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो भारत जो है ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य है। इसकी बैठक जो है वर्ष में 2 बार होती है। और तो इसकी कार्य योजना की समीक्षा और उसको स्वीकृति प्रदान करती है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। और इसके फंक्शन की बात करें तो GEF द्वारा फाइनेंस पोषित गतिविधियों के लिए परिचालन नीतियों और कार्यक्रमों का विकास, अंगीकरण एवं मूल्यांकन प्रदान करती है, ठीक है। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में दिया गया है। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो 1992 में जो है रियो अर्थ समिट
के दौरान हुई। यह एकमात्र ऐसा मल्टीलेटरल फंड है जो पर्यावरणीय स्थिति के सभी पहलुओं को पर काम करता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो विश्व के सबसे अधिक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित के लिए विकासशील देशों को काम का समर्थन करता है। इसके तहत 5 मुख्य क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, हानि और रसायन अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र भूमि संरक्षण। सदस्यता की बात करें तो भारत मेंबर है, 185 सदस्य हैं। ठीक है, अदर की इंफॉर्मेशन दिए गए हैं जिसमें फंड मैनेज्ड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और लीस्ट डेवलपमेंट फंड। इसके अलावा इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सपोर्ट है। इसके अलावा यूएन लॉ ऑफ द सी ट्रीटी, नौवहन के लिए जो मार्पोल ट्रीटी है, और इसके अलावा स्ट्रैंडिंग फिश स्टॉक, अत्यधिक प्रवासी मछली स्टॉक के संरक्षण प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र समझौते का भी इसका समर्थन करता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है जीईएफ निम्नलिखित 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कन्वेंशन के लिए फाइनेंस प्रदान करता है। किसके लिए? यूएनसीडी यानी यूनाइटेड नेशन पर जो है संयुक्त राष्ट्र विविधता कन्वेंशन पर, पारा मिनमाटा कन्वेंशन पर। इसके अलावा यूएनएफसीसी के लिए, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए और कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए इसके लिए फाइनेंस प्रदान करता है। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के बारे में दिया गया है, लीस्ट डेवलपमेंट फंड के बारे में दिया गया है जो जीईएफ के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया। अदर इनिशिएटिव की बात करें में बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर ऊर्जा प्रमुख अर्थव्यवस्था फोरम की बात करें तो ये इसमें MEF की बात करें, इसका मेंबर है इंडिया। तो मेन चीज़ आपको देखना है, इसे जो है COP26 में जो है इसकी हासिल प्रगति की गई, जारी मतलब इसे जारी किया गया था। और ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा से तत्काल चिंताओं को दूर करने के लिए जो रूस यूक्रेन से युद्ध से उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा MEF को 2009 के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने लॉन्च किया था। इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इस मंच का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बेहतर प्रयासों के लिए प्रमुख उत्सर्जक देश यानी विकसित विकासशील देशों के बीच वार्ता सुनिश्चित करना। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट की बात करते हैं तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री ने दुबई UAE में WGES में हरित अर्थव्यवस्था के लिए मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो भारत द्वारा क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक मेजबानी की जा रही है। इस बैठक के एक भाग के रूप में एनर्जी ट्रांजिशन, स्वच्छ एनर्जी, ग्रीन स्टील, हाइड्रोजन पर जैसे विषयों पर चर्चा है। CM जो है 29 मेंबर कंट्री है, भारत भी इसका मेंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी एक्शन फोरम की। तो केंद्रीय विज्ञान जो है मंत्रालय ने USA के पिट्सबर्ग में इसमें बैठक में भाग लिया और ये 13वीं जो है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, अब बात करते हैं विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल की, SBTI की। तो ये जो है CDP एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड फंड एक संयुक्त पहल है। SBTI जो है एक निजी क्षेत्र की जलवायु कार्रवाई संचालन करती है। यह एक विश्व आधारित मंच है। तो इसके बारे में जो है कुछ, ये जीरो इमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल, इसका भी भारत जो है मेंबर है। ये 2020 में फॉर्म हुआ। ठीक है, इसके अलावा इसका एम की बात करें तो एम इसका है वैश्विक स्तर पर जीरो एमिशन व्हीकल को अपनाने की दिशा में कार्य। तो इसके बारे में आप डिटेल में जो है PDF शेयर कर देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं लीडिंग इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट की। तो राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से LCCM की घोषणा की। यह एक अभ्यास आधारित लर्निंग कार्यक्रम है। ठीक है, इसके एम की बात करें
तो इसका लक्ष्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक संस्थानों जलवायु कार्रवाई के नेतृत्व के लिए शहरी पेशेवरों की क्षमता का निर्माण करना। अब बात करते हैं ग्रीन इवेंट टूल की। तो ये जो है गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च डेवलपमेंट और यूएनएफसीसी यूनिप और जीईटी के एक यूनिप ने ग्रीन इवेंट टूल का अनावरण किया। यह मंच पर्यावरण अनुकूलन आयोजनों के लिए सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी सिस्टम की। तो ये जो है ये कारण योजना 2022 विश्व मौसम संगठन द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, अगर बात करें तो ये को स्पॉन्सर्ड है किसके द्वारा? डब्ल्यूएमओ द्वारा, डब्ल्यूएमओ के द्वारा। इसके अलावा बात करें तो यूनेस्को के द्वारा, यूनेप और आईएससी। अब बात करते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन की। तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA, इसके संस्थापक साझेदार सीमेंस एनर्जी और टाटा स्टील, जिंदल स्टील वर्क्स सहित 13 कंपनियों को ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है नए गठबंधन का उद्देश्य कार्बन में शून्य उत्सर्जन महत्वाकांक्षा और औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं का विकार्बनीकरण में तेजी लाना। यह पेरिस समझौते और जलवायु संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये पार्ट फर्स्ट में हमने ग्लोबल व्यू ले लिया है, जो इनोवेशन जो भी हुए थे कॉन्फ्रेंस हो, तो उसके बारे में बात। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्लाइमेट मिटिगेशन एडाप्टेशन से, अदर क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज़ कॉन्सेप्ट से, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिकेट्स हैं उसके बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको वहाँ से मिल सकते हैं। अगर आपको क्लासेस करंट अफेयर की पसंद आई हो, टेस्ट भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।